नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी कश्मीर में कई जगहों पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और लगातार इसके वीडियो और तस्वीरें मीडिया के जरिए हमारे सामने आ रही हैं, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। हालात ये हैं कि पीओके में नीलम घाटी और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के आसपास के इलाकों में टूरिस्ट को जाने से रोक दिया गया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संकेत दिया था कि कुछ गड़बड़ी होने की स्थिति में उनकी सरकार पीओके में इमरजेंसी लगाने की सोच रही है। इसके अलावा सरकार ने इलाके में सभी मदरसों को 10 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश भी दिया है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक इस इलाके में होटल, गेस्ट हाउस, रेस्तरां और मैरिज हॉल चलाने वालों ने कहा है कि अगर भारत हमला करता है तो वो अपने अपने प्रतिष्ठानों को सेना के लिए छोड़ देंगे। पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि उनकी सरकार का प्रशासन हालात पर नजर रख रहा है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार लोगों के खाना, दवाइयों और अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंतजाम कर रही है। इसके अलावा बॉर्डर वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को 2 महीने का राशन का स्टॉक रखने का निर्देश भी दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब देने की बात कही है। गुरुवार को हुई बैठक में नेताओं ने कहा कि पाकिस्तानी राष्ट्र एकजुट है और अपने सेना के पीछे खड़ा है, जो किसी भी खतरे या आक्रमण का जवाब देने में सक्षम है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी बात की, जिसके दौरान उन्होंने आतंकी हमले की पारदर्शी जांच में सहयोग करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को दोहराया। ये तब हुआ जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हमले के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कसम खाई है। शाह ने कहा है कि जिसने भी कायरतापूर्ण हमला किया है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। श्रीनगर के एक शख्स और 6 सदस्यों वाले उनके परिवार को डिपोर्टेशन पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने एक अहम मामले में उनके परिवार के निर्वासन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकता और मानवाधिकारों में से जुड़ा है। याचिकाकर्ता और उनका परिवार कथित तौर पर अवैध प्रवास और नागरिकता से संबंधित मुद्दों के कारण डिपोर्टेशन यानी निर्वासन का सामना कर रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि उनके पास भारत में रहने का वैध दस्तावेज है और निर्वासन की कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता अहमद तारिक भट्ट ने दावा किया है कि वो अपने परिवार के साथ 1997 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर से श्रीनगर आ गए थे। उन्होंने कहा कि वो वैध पासपोर्ट और आधार कार्ड के साथ भारतीय नागरिक हैं और उनके परिवार में उनका पिता, माता, बड़ी बहन और 2 छोटे भाई शामिल हैं। देश पहलगाम हमले के बाद बदले की कार्रवाई का इंतजार कर रहा है और उधर मणिपुर में नई सरकार बनाने की सोगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल पहले मणिपुर के 21 विधायकों ने राज्य में शांति बहाली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए खत लिखा था, जिसके बाद इस पर कोई फैसला लेने की जिम्मेदारी उन पर आ गई। यह खत मंगलवार को गृह मंत्रालय को मिला और इसे बुधवार को सार्वजनिक किया गया। इससे कयास लग रहे हैं कि कोई नई संभावना भी तलाशी जा सकती है। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन है। शाह को लिखे खत में इन विधायकों ने दावा किया है कि राज्य में लोकप्रिय सरकार बन जाने से शांति की फिर से बहाली हो सकती है। पीएम मोदी ने केरल में विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि आज का इवेंट कई की नींद हराम कर देगा। इसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है और इशारों में कहा है कि मोदी ने पाकिस्तान को खुश कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नाजुक समय में जब देश का समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री ऐसी फूहड़ राजनीति कर रहे हैं। देश के दुश्मन मुस्कुरा रहे होंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन बजाय पाकिस्तान को सबक सिखाने के प्रधानमंत्री को विपक्ष की नींद उड़ाने की ज्यादा चिंता है। अजीब इंसान है ये। पीएम मोदी केरल में हैं। वहां उन्होंने तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजयनजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पिनारी विजयन के अलावा मंच पर कांग्रेस नेता शशि थरूर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मंच पर शशि थरूर भी बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद उड़ा देगा। जहां पहुंचनी चाहिए ये बात पहुंच भी गई होगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है।
सरकार दो प्रमुख आर्थिक रणनीतियों पर विचार कर रही है, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान को मिलने वाले आतंकवाद समर्थक वित्त पोषण को रोकना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को दोबारा शामिल कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान जून 2018 से अक्टूबर 2022 तक ग्रे लिस्ट में था। इस सूची में होने से पाकिस्तान को विदेशी निवेश और वित्तीय सहायता में काफी नुकसान हुआ था। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का मतलब होता है कि उस देश की वित्तीय गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और विदेशी निवेशक अतिरिक्त सतर्कता बरतते हैं। दूसरी रणनीति के तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर से पाकिस्तान को जुलाई 2024 में दी गई $7 अरब की सहायता राशि के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने की योजना बना रहा है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान इस धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहा है। इससे साफ है कि भारत पाकिस्तान पर आर्थिक एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस हथियार से हमला करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह करना पाकिस्तान को तोड़ने जैसा हो सकता है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने एक हानिया नाम के ट्विटर यूजर के ट्वीट पर लिखा है कि पाकिस्तान की फिल्म अभिनेत्री हानिया भी ये मानती हैं कि कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं का निर्मम हत्या पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने करवाया। इसके समर्थन में शरीफ परिवार, भुट्टो परिवार, इमरान खान सभी एक हैं। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के साथ विपक्ष अभी भी प्रधानमंत्री जी से हिसाब मांग रहा है। लानत है, ये अकाउंट भी हानिया के ही ID से चलता है। बेसब्र नहीं हुई है। हालांकि निशिकांत दुबे के इस दावे को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्सपोज कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि ये अकाउंट पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया नहीं बल्कि हानिया आमिर के नाम से अकाउंट शिवम यादव द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके बाद लोग निशिकांत दुबे की चुटकी भी ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में फिर से सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई है। यहाँ उत्तर 24 परगना जिले में रेलवे स्टेशन के पास शौचालय की दीवार पर पाकिस्तान के झंडे का फोटो चिपकाने के साथ हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिश रची गई। हालांकि मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला बढ़ने नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों चंदन मालाकार और प्रोगिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजनीतिक पार्टी के सक्रिय मेंबर हैं और सनातनी एकता मंच नाम के संगठन से जुड़े बताए गए हैं। इन्हें बुधवार रात बोनगांव इलाके से गिरफ्तार किया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हो गई थी। बाद में उनकी पत्नी ने मुस्लिमों के खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत न फैलाने की बात कही थी, जिसके बाद उनके खिलाफ सांप्रदायिक कट्टरपंथी उतर आए हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि बेशर्म सांप्रदायिक कट्टरपंथी अब एक महिला को गाली दे रहे हैं, जिसने अपने सैनिक पति को आतंकी हमले में खो दिया है क्योंकि वो कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत न फैलाने की अपील कर रही हैं। यही लोग पहलगाम हमले के बाद नफरत फैलाने के लिए उनकी शोकग्रस्त तस्वीर का दुरुपयोग कर रहे थे। घृणित हैं ये। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हो गई थी। करनाल में ब्लड डोनेशन करने पहुंची लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने NI से बातचीत करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं। हम शांति चाहते हैं और केवल शांति। बेशक हम न्याय चाहते हैं। जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो भी देश की सेवा का रास्ता चुनेंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने गुरुवार शाम को कंपनी के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद एयर इंडिया को $600 मिलियन तक का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ सकता है। एयरलाइन ने चेतावनी दी कि लंबी उड़ान अवधि का यात्रियों पर भी असर पड़ेगा। नतीजतन एयर इंडिया को प्रतिबंध के प्रत्येक वर्ष के लिए $591 मिलियन से अधिक का नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 8वें दिन LOC पर गोलीबारी की है, जिसका भारतीय सैनिकों ने भी उचित जवाब दिया है। भारतीय सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रात के दौरान पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों के सामने नियंत्रण रेखा के पार से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना के जवानों ने संयमित और आनुपातिक तरीके से जवाब दिया है। पहलगाम आतंकी हमले पर ओवैसी ने फिर पाकिस्तान पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार को आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। इस बार घर में घुसकर सिर्फ मारना पीटना नहीं, घर में घुसकर बैठ जाना है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कहती है घर में घुस के मारेंगे,
अगर सरकार इस बार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगी तो घर में घुसकर मारने के बजाय घर में घुसकर बैठ जाना है। बता दें, इस पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और विपक्षी नेता भी मोदी सरकार का खुलकर साथ दे रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत से संयमित प्रतिक्रिया की अपील की है और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ने से रोकने की जरूरत पर जोर दिया। जेडी वेंस ने कहा कि हमारी आशा है, यानी उम्मीद है कि भारत इस आतंकवादी हमले का इस तरह से जवाब देगा जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष पैदा न हो। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जेडी वेंस ने पाकिस्तान से इस हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को पकड़ने में भारत के साथ सहयोग करने का भी आग्रह किया। बता दें, यह हमला उस समय हुआ जब जेडी वेंस और उनका परिवार 4 दिवसीय भारत यात्रा पर थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के अगले सप्ताह नई दिल्ली आने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि अरागची के आने की संभावित तारीख 8 मई है, लेकिन आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तेजी से हो रहे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की अपनी मंशा जाहिर करने के कुछ दिनों बाद ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा होगी। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास के सूत्रों ने बताया कि वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पहलगाम हमले के सभी पहलुओं के अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पंजाब हरियाणा के बीच चल रहा पानी का विवाद आज और भी गहरा गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बाद ऐलान किया कि हरियाणा को अब और अतिरिक्त पानी नहीं देंगे। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं ने कहा कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर राज्य सरकार का समर्थन करेंगे और पंजाब का पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा। इस पर चर्चा के लिए सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। बैठक में हुए फैसले के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब का पानी हरियाणा को देने के निर्देश पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सरकारी आदेश के जरिए पंजाब का पानी हरियाणा को देने का फैसला किया गया है और इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए। उन्होंने कहा कि पंजाब का पानी लेना अन्यायपूर्ण है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर शनिवार को होने वाली चौथे दौर की वार्ता को फिलहाल टाल दिया गया। दोनों देशों के बीच वार्ता की मध्यस्थता कर रहे ओमानी विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बैठक की अगली तारीख की घोषणा दोनों देशों की आपसी सहमति से की जाएगी। वहीं ओमानी विदेश मंत्री के बयान पर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि चौथे दौर की वार्ता में अमेरिका की भागीदारी का समय और स्थान कभी निर्धारित नहीं किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है कि ईरानी तेल या पेट्रोकेमिकल उत्पादों की सभी खरीद तुरंत बंद होनी चाहिए। कोई भी देश या व्यक्ति जो ईरान से किसी भी मात्रा में तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदता है उस पर तुरंत ही प्रतिबंध लग जाएंगे। उन्हें किसी भी तरह से अमेरिका के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.